हाय दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने सिंक्रोनस मशीन का बेसिक कवर किया है, जिसके अंदर कि मैंने आपको सिंक्रोनस मशीन का एप्लीकेशन बताया है, बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया और कंस्ट्रक्शन में भी स्पेसिफिकली हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ अभी तक स्टेटर की। और स्टेटर के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, 3 फेजेस के अंदर क्या होता है और 2 फेजेस के अंदर क्या होता है। और उसके अंदर हमने दो तरह से देखा है, कंसेप्चुअली और यूजिंग डबल रिवॉल्विंग फील्ड। तो अब हम सिंक्रोनस मशीन के सेकंड एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि होता है रोटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे स्टेटर की, अब मैं बात करूंगा रोटर की। अब देखो, हमने ये चीज पहले ही कवर किया था कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे रखी जाती है और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे रखी जाती है। तो रोटर पे हम लोग क्या लगाते हैं, डीसी फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, जिसका काम है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाना। और उस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग ईएमएफ इंड्यूस कराएंगे आर्मेचर वाइंडिंग में या फिर स्टेटर वाइंडिंग के अंदर। अब देखो, जो हमने स्टेटर कंस्ट्रक्शन पढ़ा है वो सिंक्रोनस और इंडक्शन के अंदर कॉमन रहता है। स्टेटर कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं आता, यानी जो भी हमने रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की है, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इंडक्शन मशीन। लेकिन सिंक्रोनस और इंडक्शन के अंदर जो चेंज आ जाता है, दैट इज इन रोटर कंस्ट्रक्शन। तो अब से हम जो भी बात करेंगे रोटर के बारे में, दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर द केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, इट वोंट बी एप्लीकेबल टू इंडक्शन मशीन। अब सिंक्रोनस मशीन के अंदर दो तरह के रोटर पढ़े जाते हैं, एक होता है सेलिएंट पोल और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर को एक और नाम से भी जानते हैं, नॉन सेलिएंट पोल। तो तुम कह सकते हो एक सेलिएंट पोल और एक नॉन सेलिएंट पोल। अब क्या होता है देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा सेलिएंट पोल रोटर की। सेलिएंट पोल रोटर, अब देखो सेलिएंट का यहां पे मतलब होता है प्रोजेक्टिंग। प्रोजेक्टिंग माने बाहर निकला हुआ। तो जिसके पोल अलग से बाहर आ रहे हो, जिसके पोल अलग से प्रोजेक्ट हो रहे हो, दे विल बी कॉल्ड एज सेलिएंट पोल। तो इसको ये भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेक्टिंग पोल रोटर। प्रोजेक्टिंग का मतलब क्लियर है ना, बाहर निकलेंगे अलग से पोल्स, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टिंग पोल। अब देखो, जो डायग्राम मैं बनाऊंगा उसमें मैं स्टेटर के अंदर वाइंडिंग नहीं दिखाऊंगा, वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि 3 फेज की वाइंडिंग आएगी, 120 डिग्री पे तीनों वाइंडिंग्स प्लेस्ड होंगी और तीनों में जाने वाला करंट बैलेंस्ड होगा, 120 डिग्रीज पे होगा, जिससे कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये सब अब मैं बात नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिकली किसकी बात करूंगा, रोटर की। तो देखो, स्टेटर को बस मैं एक सिलेंडर बना देता हूं। ये एक हॉलो सिलेंडर बन गया, दैट इज योर स्टेटर, जिसके अंदर स्टेटर की वाइंडिंग रखी जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमें रोटर बनाना है। देखो, मान लो अगर 4 पोल का रोटर बनाते हो, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से 4 पोल्स जनरेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये जो 4 पोल्स हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, ये वाइंडिंग की मदद से बनाते हैं। जैसे देखो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अब ये नॉर्थ साउथ बनाए कैसे गए हैं, इसके लिए जो पोल्स हैं इनके चारों तरफ वाइंडिंग लपेटी गई है। कैसे, देखो, नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बाहर जानी चाहिए, तो नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए मैग्नेट के बाहर, यानी ऐसे कुछ इस टाइप से। अगर मैग्नेट के बाहर होगी तो करंट कैसे जाएगा, राइट से अंदर और लेफ्ट से बाहर। तो यहां पे क्रॉस और यहां पे डॉट। और वहीं साउथ की मैग्नेटिक फील्ड अंदर होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर का मतलब है ऊपर से क्रॉस, यानी ऊपर से करंट अंदर जाए और नीचे से बाहर आए। क्रॉस डॉट, सेम वे में डॉट क्रॉस और क्रॉस डॉट।
तो इस तरीके से इस पोल्स पे वाइंडिंग लपेट करके, कौन सी वाइंडिंग लपेटी गई है? फील्ड वाइंडिंग। उससे हमने 4 पोल जनरेट किए हैं। और इसके अंदर ये देख सकते हो कि पोल्स अलग अलग आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, बाहर निकले हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ सेलिएंट पोल रोटर और प्रोजेक्टिंग पोल रोटर। अब देखो डीसी मशीन में भी हमने 2 एक्सिस पढ़ी थी, एक डी एक्सिस और एक क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर एक्सिस क्या थी? जो डी एक्सिस से कितने एंगल पे होती है? एट 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब देखो डीसी मशीन में हम एक चीज पढ़े थे, दैट इलेक्ट्रिकल एंगल इज P/2 मैकेनिकल एंगल। तो इलेक्ट्रिकल में अगर 90 डिग्री चाहिए, यहां 4 पोल हैं, तो मैकेनिकल में कितना एंगल बना? 45। तो मैं क्या कहता हूं कि जो पोल वाली एक्सिस है, ये हमने पढ़ा था, जो पोल वाली एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं डी एक्सिस। तो ये एक्सिस डी है, ये डी है, ये डी है और ये भी डी है। और इससे 45 डिग्री पे, क्योंकि जो एंगल विजिबल होता है वो हमेशा कौन सा एंगल होता है? मैकेनिकल। तो इससे 45 डिग्री पे जो एक्सिस आएगी दैट विल बी क्यू एक्सिस। ठीक है। तो ये वाली एक्सिस क्या हो गई हमारी? क्यू, क्यू, क्यू और ये क्यू। ठीक है। तो डी एक्सिस कौन सी हो गई? पोल्स के अलोंग। और उससे 45 डिग्री पे कौन सी एक्सिस बन गई? क्यू एक्सिस। अब इसमें देखो, अगर स्टेटर रोटर के बीच के गैप की बात की जाए तो डी एक्सिस पे गैप कम है और क्यू एक्सिस पे स्टेटर रोटर का गैप ज्यादा है। तो हम यही कह देते हैं कि यहां जो एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच, वो सेम नहीं होता हर पॉइंट पे। वो डी एक्सिस पे मिनिमम होता है, क्यू एक्सिस पे मैक्सिमम होता है। दैट मींस एयर गैप इज वेरिएबल। तो अब इसके अंदर पॉइंट्स लिखना शुरू करो। इन सेलिएंट पोल रोटर द पोल्स आर प्रोजेक्टिंग along the rotor periphery। ठीक है। अगला पॉइंट, द एयर गैप across the rotor periphery is non-uniform, is non-uniform। ठीक है। अगला पॉइंट, एयर गैप इज मैक्सिमम along q axis and minimum along d axis। ठीक है। डी एक्सिस पे मिनिमम है और क्यू एक्सिस पे मैक्सिमम है। अगला पॉइंट, therefore the reluctance therefore the reluctance along d axis is minimum and reluctance along q axis is maximum। ठीक है। तो इतनी बातें समझ सकते हो सेलिएंट पोल के बारे में कि डी एक्सिस का एयर गैप मिनिमम होता है और क्यू एक्सिस का एयर गैप मैक्सिमम होता है। अब अगली बात आती है पोल की शेप कैसी रखी जाए। शेप के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कशन आप लोगों से किया था जब डीसी मशीन हमने पढ़ा था। तो अब शेप के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं कि शेप क्या रखनी चाहिए। देखो, हम एक चीज जानते हैं कि पोल्स की अक्सर 2 शेप होती हैं। पहली शेप होती है आर्क शेप्ड पोल। आर्क शेप्ड पोल क्या होते हैं? जिसमें कि पोल के नीचे एयर गैप सेम रहता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। कैसे? देखो, अब ये तो अपना स्टेटर वाला सरफेस है ना, इसके नीचे रोटर आ रहा है। तो अगर रोटर ऐसे बनाया जाए कि चारों तरफ सेम एयर गैप ले, वो अब देखो यहां पे किसी भी पॉइंट पे देख लो, एयर गैप सेम ही आ रहा है पोल के नीचे। ठीक है। पोल खत्म होने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। जितना एरिया पोल्स का है, इतने एरिया में देखो, ये जो एरिया है इसमें एयर गैप हर पॉइंट पे बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म एयर गैप अंडर पोल। अब मुझे बताओ जरा, आर्क शेप्ड पोल शू से फ्लक्स डेंसिटी कैसी बनती है? आर्क शेप्ड पोल शू से जो फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ बनता है दैट इज ऑलवेज फ्लैट टॉप्ड। जाना चाहिए साइनोसोइड, लेकिन जाता क्या है? इस टाइप से फ्लैट टॉप्ड।
ये किसका ग्राफ है? बी वर्सेस थीटा। अब फ्लैट टॉप्ड में दिक्कत क्या होती है? फ्लैट टॉप्ड में दिक्कत ये होती है, मैंने तुम्हें डीसी मशीन में एक प्रिंसिपल बोला था कि जो बी का ग्राफ थीटा के अगेंस्ट आता है वही सेम ग्राफ ईएमएफ का आता है ओमेगा टी के अगेंस्ट। अब अगर तुम्हें एसी जनरेट करना है तो तुम चाहते हो साइनोसोइडल जनरेट करना, लेकिन अगर बी फ्लैट टॉप्ड हो गया तो वेवफॉर्म जो जनरेट होगी दैट विल आल्सो बी फ्लैट टॉप्ड। तो एक पॉइंट लिखो, इन आर्क शेप्ड पोल्स the air gap is uniform under each pole, due to which flat topped flux density is produced, which causes EMF to be flat topped, which will contain harmonics, but only sinusoidal EMF is desirable। ठीक है, साइनोसोइडल डिजायरेबल है, अगर फ्लैट टॉप्ड आ गया तो उसमें होंगे हार्मोनिक्स। अगले पे आता हूं, अगला पोल कौन सा होता है हमारा? दैट इज कॉल्ड एज शैम्फर्ड पोल। ठीक है, इसके बारे में मैंने डीसी मशीन के अंदर डिस्कस किया था। अब देखो फिर से मैं पहले स्टेटर का सरफेस बना देता हूं, ये मेरा हो गया स्टेटर। अब जो रोटर का पोल है वो कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा कि सेंटर पे एयर गैप मिनिमम रहे और एजेस पे एयर गैप ज्यादा रहे। ठीक है, दिख रहा है ना, ये एजेस वाला एयर गैप है, जी माने एयर गैप, और ये सेंटर वाला एयर गैप है। तो सेंटर पे एयर गैप कम रहे, एजेस पे एयर गैप ज्यादा रहे। इससे हम क्या बोलते हैं, जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ बनता है, अगर एक पोल के नीचे देखोगे दैट विल बी साइनोसोइडल। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कहां मिलेगी? सेंटर पे, और मिनिमम कहां मिलेगी? एजेस पे। क्योंकि भाई जहां एयर गैप कम होगा वहां रिलक्टेंस कम होगी, रिलक्टेंस कम होगी तो वहां फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा तो फ्लक्स डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें लिखना, इन शैम्फर्ड पोल्स द एयर गैप इज मिनिमम एट द सेंटर, the air gap is minimum at the center of the pole and it increases towards the edges, and it increases towards the edges। ठीक है, अब एयर गैप का वेरिएशन कैसा होना चाहिए? अगर सेंटर के हिसाब से देखें, अगर इसको एक्सिस मानो तो ये ग्राफ कॉस का है, अगर एक्सिस यहां से लोगे तो साइन का ग्राफ है, बीच में से लोगे तो क्या है? कॉस। तो अगर ये बी की एक्सिस है, इसके दोनों तरफ ग्राफ है कॉस का, तो मैं ये कहूंगा B इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, फाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। फाई होता है MMF बाय रिलक्टेंस, F बाय S भी लिख सकते हो रिलक्टेंस को। तो रिलक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कॉस थीटा। रिलक्टेंस होती है क्या? G बाय म्यू ए, एयर गैप बाय परमिएबिलिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एयर गैप इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो हम ये कहते हैं कि एयर गैप 1 बाय कॉस थीटा की तरह अगर वेरी करेगा तब हमारा फ्लक्स परफेक्टली साइनोसोइडल आएगा, या फ्लक्स डेंसिटी परफेक्टली साइनोसोइडल आएगी। तो अब हमें यहां से क्या समझ आया? अगर साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, और क्यों चाहिए? ताकि ईएमएफ भी कैसा बने? साइनोसोइडल। उसके लिए पोल यूज करना पड़ता है शैम्फर्ड, और हमने डीसी मशीन में बोला था कि पोल प्रेफरेबल कौन सा है? आर्क शेप्ड, ताकि फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी आए और इससे ईएमएफ भी कैसा बने? फ्लैट टॉप। तो डीसी मशीन में आर्क शेप्ड पोल यूज किया जाता है और एसी मशीन में शैम्फर्ड। बट डीसी मशीन में कभी कभी शैम्फर्ड पोल यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। तो डीसी मशीन में भी शैम्फर्ड लगा सकते हो, बट उसका रीजन अलग होता है। ये मेरी बात क्लियर हुई? ये दोनों तरह के पोल क्लियर हैं? अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पोल्स हैं, कुछ एरिया में पोल है और कुछ एरिया एकदम खाली है। ऐसा होने की वजह से इसका जो वेट होता है वो अनइवन होता है, कहीं पे वेट ज्यादा तो कहीं पे वेट कम। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे नहीं घुमा सकते,
क्योंकि इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो इसका मोशन स्मूथ नहीं रहेगा। अगर स्मूथ मोशन चाहते हो तो इट शुड बी रोटेटेड एट लो स्पीड। तो इसमें लिखना ड्यू टू प्रोजेक्टिंग पोल्स द वेट is non-uniformly distributed, due to which large centrifugal forces are generated which are non-uniform and can damage the rotor. So we need to rotate the rotor at relatively low speed to prevent mechanical अनबैलेंसिंग। ठीक है, टू प्रिवेंट मैकेनिकल अनबैलेंसिंग, वरना ये रोटर मैकेनिकली अनबैलेंस होने की वजह से डैमेज हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द स्पीड जनरली वेरीज फ्रॉम 50 आरपीएम टू 1000 आरपीएम। 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक इसकी स्पीड वेरी की जाती है। अब 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम का मतलब कितने पोल बनेंगे? देखो, ये ध्यान रखो कि सिंक्रोनस मशीन को सिंक्रोनस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रोटर एनएस से घूमता है। हमने ये तो प्रूफ किया था कि मैग्नेटिक फील्ड एनएस से घूमती है, बट इसको सिंक्रोनस कहते ही इसलिए कि इसका रोटर भी कितने से घूमता है? एनएस से। अगर देखो 50 आरपीएम लेके चलोगे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पोल्स निकालने, तो पोल्स आएंगे 120। 1000 आरपीएम अगर लेके चलोगे तो यहां से पोल्स आएंगे 6। इसका मतलब है पोल्स वेरी कर सकते हैं 6 से लेके 120 तक। तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पोल्स का यूज किया जाता है इन केस ऑफ सेलिएंट पोल। तो इसमें लिखना, अ सेलिएंट पोल रोटर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पोल्स that can vary between 6 to 120। 6 से लेके 120 तक कितने भी पोल यूज किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट, these rotors are employed in hydroelectric power plant, so such generators are also called as हाइडल जनरेटर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में यूज करने की वजह से जरूरी नहीं वो तुम्हें सेलिएंट पोल ही नाम दे, वो हो सकता है तुम्हें बोल दे हाइडल जनरेटर की बात कर रहा हूं, तब तुम्हें ये बात समझनी होगी ये कौन सा जनरेटर है, ये सेलिएंट पोल जनरेटर है। अगला पॉइंट, these rotors have large diameter due to large number of poles and less axial length ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल डी अप्रोक्सीमेटली 5L, कैपिटल डी अप्रोक्सीमेटली 5L। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ना, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल है, मैंने सिर्फ तुम्हें 2D दिखाया है। ये स्ट्रक्चर ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है क्योंकि ये मशीन सिलेंडर है ना, सिलेंडर ऐसे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होगा, ऐसे ही रोटर भी बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है जो इसका डायमीटर है, ये जो इसका डायमीटर बन रहा है ये काफी ज्यादा है इसकी लेंथ से। लेंथ जो तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम्हारी तरफ जो लेंथ आ रही है वो बहुत कम है और ये चौड़ा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी थिकनेस कम होगी और इसका चौड़ाई जो होगी वो काफी ज्यादा होगी। ठीक है, चौड़ाई ज्यादा क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि इस पे ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये मेरी बात क्लियर हुई? अब हम ये बोलते हैं कि किसी भी सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ रोटर। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई डी स्क्वायर कैपिटल एल, एल माने हाइट जो है सिलेंडर की। ठीक है, तो डी स्क्वायर इंटू एल। तो पावर आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर इंटू एल। मेरी बात समझ आई? इसका डायमीटर लार्ज रहेगा, इसकी एक्सियल लेंथ हमेशा कम रहेगी, यानी इससे बनने वाला सिंक्रोनस जनरेटर का साइज भी ज्यादा होगा
क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है। तो अगला पॉइंट लिखना, फॉर लार्जर रोटर डायमीटर द स्टेटर डायमीटर शुड ऑल्सो बी लार्ज, द स्टेटर डायमीटर शुड ऑल्सो बी लार्ज, सो more number of slots can be constructed on the stator, more number of slots can be constructed on the stator, and hence more number of turns can be used, so we can reduce length of each conductor. अब इस बात का मतलब समझना, किसी भी एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज बीएलवी। एक कॉइल में कितने टर्न्स होते हैं, एन टर्न्स या टी टर्न्स कह लो। तो कंडक्टर कितने होते हैं, एक टर्न में हमेशा 2 कंडक्टर होते हैं, डीसी मशीन में देखा था। अब एक चीज सोचो, अगर ये स्टेटर में बहुत बड़ा बना रहा हूं, स्टेटर बहुत बड़ा बना रहा हूं, चारों तरफ स्लॉट 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 रहेंगे, चारों तरफ जब स्लॉट आने वाले हैं तो बड़े स्टेटर में ज्यादा स्लॉट आ सकते हैं और ज्यादा स्लॉट में ज्यादा टर्न्स आ सकते हैं। तो टर्न्स अगर बढ़ा रहे हो तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कम रख सकते हो, यानी कंडक्टर की जो लेंथ होती है ना वो ऐसे होती है तुम्हारी डायरेक्शन में। अभी मैंने बोला कि रोटर का जो थिकनेस है वो कम है, तो स्टेटर का भी थिकनेस कम रखो, यानी कंडक्टर की लेंथ कम रखो और टर्न्स ज्यादा रखो, तब भी सेम ईएमएफ मिल सकता है। बात मेरी कुछ समझे, दोबारा समझाता हूं। ईएमएफ 2 चीजों पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स। जब रोटर बड़ा बनाना है तो रोटर के बाहर का जो स्ट्रक्चर है स्टेटर, वो भी बड़ा बनेगा। स्टेटर बड़ा बनने से इसमें ज्यादा स्लॉट बन पाएंगे चारों तरफ, ज्यादा स्लॉट से ज्यादा टर्न्स बनेंगे, ज्यादा टर्न्स लेते हो तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कम कर सकते हो, और कंडक्टर की लेंथ हमेशा इस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। लेंथ कम करने का मतलब इसकी गहराई कम कर सकते हो, तो इसीलिए क्या होता है, सेलिएंट पोल जनरेटर की गहराई कम होती है और उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। बात मेरी कुछ समझे, ये इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन का फीचर है, ठीक है ना। ये सारी बातें समझ आई। तो अगले रोटर पे चलते हैं, इसका एप्लीकेशन लिख लेना भले ही, एप्लीकेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और दूसरा डीजल पावर प्लांट। डीजल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक दोनों में सिंक्रोनस जनरेटर यूज हो सकता है। डीजल पावर प्लांट में क्या होता है ना, एक इंजन लगा रहता है, इंजन जब डीजल को बर्न करता है तो वो पावर जनरेट करता है, और वो इंजन तुम्हारा प्राइम मूवर की तरह काम करता है, तो इसीलिए उसे बोल देते हैं इंजन ड्रिवन ऑल्टरनेटर। अगर ऑल्टरनेटर का शाफ्ट एक इंजन घुमा रहा है तो इंजन ड्रिवन होगा, और उसी को डीजल पावर प्लांट कहते हैं। अगला रोटर लिखना, सिलेंड्रिकल रोटर और नॉन सेलिएंट पोल रोटर। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल रोटर या नॉन सेलिएंट पोल। अब इसमें एक पॉइंट लिख लो पहले ही, जनरली 2/3 of the rotor periphery, 2/3 of the rotor periphery is slotted to accommodate field winding, and 1/3 of the space is left for formation of pole. अब देखो ये कैसे, सिर्फ रोटर में बना रहा हूं, स्टेटर वगैरह हटाओ, सिर्फ रोटर बना रहे हैं। सिलेंड्रिकल रोटर जो होता है ना, चलो स्टेटर भी बनाई लो, एक सिलेंडर की फॉर्म में होता है, ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में होगा और इसके बाहर स्टेटर होगा। अब हमने क्या बोला, ये जो रोटर है इसका 2/3 एरिया में स्लॉट्स बना दिए जाते हैं और 1/3 एरिया छोड़ दिया जाता है पोल्स के लिए। देखो इस टाइप से स्लॉट बना लो,
इस तरह से बना लिए स्लॉट। अब जो है, जो बचा हुआ एरिया है उसमें पोल बनेंगे। कैसे? देखो, ये चीज समझते हैं कि पोल कैसे बनेंगे। देखो, अगर पोल बनाने हैं तो पहले यहां वाइंडिंग प्लेस करोगे, तो हर स्लॉट में वाइंडिंग प्लेस कर दो। इधर भी वाइंडिंग लगा दो। अब वाइंडिंग ऐसी लो कि एक तरफ सारे क्रॉसेस आ जाएं और दूसरी तरफ अपने सारे डॉट्स आ जाएं। ठीक है, ये डॉट और क्रॉस आ गए। अब देखो, करंट कैसे जा रहा है, राइट में अंदर जा रहा है और लेफ्ट से बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनने का मतलब है यहां नॉर्थ पोल आ जाएगा और यहां साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से चल के घूम के साउथ में एंटर कर जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो 1/3 हिस्सा है ये छोड़ दो नॉर्थ और साउथ पोल के लिए, और बाकी में अपनी वाइंडिंग प्लेस कर दो डॉट और क्रॉस। ये बात क्लियर हुई? अब इसके अंदर देखो क्या होता है, सिंस कि बाहर वाला सरफेस भी सिलेंडर है, अंदर वाला सरफेस भी सिलेंडर है, चारों तरफ जो एयर गैप आता है वो यूनिफॉर्म आता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, यूनिफॉर्म एयर गैप एग्जिस्ट अक्रॉस रोटर पेरिफेरी। ठीक है, चारों तरफ एयर गैप यूनिफॉर्म रहेगा। अगला पॉइंट लिखना, इट इंप्लाइज दैट रिलक्टेंस इज कांस्टेंट along the rotor periphery, along the rotor periphery। रिलक्टेंस यहां कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एयर गैप हमारा कांस्टेंट है। अब इस रोटर के अंदर जनरली पोल्स कम रखे जाते हैं, जैसे मैंने बोला ना सेलिएंट पोल में ज्यादा होते हैं, 6 से लेके 120। यहां 2 या 4 पोल ही होते हैं। 4 पोल अगर बनाने होते तो कैसे बनाते, देखो अब सिर्फ रोटर बना रहा हूं। 4 पोल हम कैसे बनाते हैं इसके अंदर, थोड़ा सर्कल बेटर कर लेते हैं। अगर 4 पोल बनाने हैं तो कुछ कुछ एरिया में स्लॉट्स ले लो। ठीक है, फिर थोड़ा एरिया छोड़ के फिर स्लॉट्स ले लो, फिर थोड़ा एरिया छोड़ के फिर से स्लॉट्स ले लो, फिर थोड़ा एरिया छोड़ के फिर से स्लॉट्स ले लिए जाएं। अब देखो क्या करेंगे, इन स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग रखी जाएगी और जो एरिया तुमने खाली छोड़ा है मैग्नेटिक फील्ड उससे पास होगी, तो उसमें क्या बनेंगे, पोल। तो हमने बोला था 2/3 हिस्सा वाइंडिंग के लिए रखो और 1/3 हिस्सा पोल्स के लिए। जैसे मान लो कि ये क्रॉस है, फिर यहां पे डॉट ले आओ, फिर ये क्रॉस, फिर यहां पे डॉट। अब देखो डॉट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ऐसे आ जाएगी। क्रॉस की कैसे होती है, क्लॉकवाइज। क्रॉस की क्लॉकवाइज का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। ठीक है, फिर से डॉट की एंटी क्लॉकवाइज, और क्रॉस की फिर से क्लॉकवाइज। अब जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाए वो है अपना नॉर्थ पोल, जहां से अंदर आए साउथ, नॉर्थ साउथ।
तो इस तरह से हम यहां पे 4 पोल जनरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर। तो इसमें लिखना सिलेंड्रिकल रोटर इज वाउंड फॉर ओनली 2 or 4 poles and since it is mechanically well balanced it can be rotated at higher speeds. It can be rotated at higher speed. अब देखो स्पीड कितनी, अगर 2 पोल लेते हो तो 3000 आरपीएम और अगर 4 पोल लेते हो 1500 आरपीएम। तो यही पॉइंट लिखना अगला। जनरली द रोटर स्पीड इन सिलेंड्रिकल रोटर ऑल्टरनेटर varies between 1500 आरपीएम एंड 3000 आरपीएम। ठीक है, तो ये चीज याद रखना क्या होता है कि सेलिएंट पोल रोटर में ज्यादा पोल्स होते हैं और वो मैकेनिकली वेल बैलेंस नहीं होता, जिस कारण से उसको कम स्पीड पे घुमा पाते हैं और सिलेंड्रिकल रोटर वेल बैलेंस होने के कारण ज्यादा स्पीड पे घूम सकता है। अब अगला पॉइंट लिखना, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ पोल्स इन सिलेंड्रिकल रोटर द डायमीटर ऑफ द रोटर is reduced, the diameter of the rotor is reduced, but its axial length is larger. Its axial length is larger. L is approximately 5D. और पावर आउटपुट अभी मैंने बताया था किसके प्रोपोर्शनल होता है, D स्क्वायर L के। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो इसकी जो लेंथ होती है वो डायमीटर से 5 गुना होती है और वहां डायमीटर जो था वो 5 गुना था लेंथ के। और प्रैक्टिकल डेटा की अगर बात करें तो 5D से लिख लो 7D तक वेरी कर सकती। बात मेरी क्लियर हुई? यानी इसकी जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है और इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है। जितने कम नंबर ऑफ पोल्स यूज करोगे उतना कम डायमीटर का रोटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट और लिख लो, द रोटर इज मेड ऑफ सॉलिड स्टील forging 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 of nickel, molybdenum, chromium to increase mechanical strength of the rotor. To increase mechanical strength of the rotor. कहने का मतलब सिर्फ स्टील ना यूज करके एलॉय का यूज करते हैं जिसमें निकेल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम ये सारी चीजें ऐड कर दी जाती हैं जिससे कि रोटर का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखो क्या है कि हमें इसका यूज कहां करना है, इसका यूज हमें करना है एसी मशीन में या साइनोसॉइडल ईएमएफ जनरेट करने में। अब हम क्या जानते हैं, साइनोसॉइडल ईएमएफ बनाने के लिए साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, क्योंकि जो बी का ग्राफ होगा थीटा के अगेंस्ट वही ग्राफ किसका होगा, ईएमएफ का, किसके अगेंस्ट, ओमेगा टी के अगेंस्ट। अब भाई यहां पे रिलक्टेंस तो कांस्टेंट है, पहले तो हमने पोल शू की शेप चेंज करके शैम्फर्ड बना के फ्लक्स डेंसिटी क्या बना ली थी, साइनोसॉइडल। लेकिन अब यहां एयर गैप कांस्टेंट है, रिलक्टेंस कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी साइनोसॉइडल चाहिए तो यहां एमएमएफ बदलना पड़ेगा। देखो फ्लक्स होता है एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। अब अगर हमें रिलक्टेंस चेंज करनी है, सॉरी अगर फ्लक्स चेंज करना है और रिलक्टेंस कांस्टेंट है तो एक ही तरीका बनता है, दैट इज बाय चेंजिंग द एमएमएफ। तो अगला पॉइंट ये लिखना, सिंस द रिलक्टेंस इज कांस्टेंट वी कैनॉट चेंज द एयर गैप to obtain sinusoidal flux density. So in order to obtain sinusoidal flux density the MMF must be varied sinusoidally. MMF must be varied sinusoidally. अब देखो ये जो MMF है
या मैग्नेटिक फील्ड है उसके अनुसार ये वाली एक्सिस कौन सी है, पोल्स वाली, ये डी एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये क्यू एक्सिस है। ऐसे इधर आ जाओ, इसमें ये डी एक्सिस, ये डी एक्सिस पोल्स वाली, और इनके बीचों बीच से जो गुजरेगी दैट विल बी क्यू एक्सिस। अब मैंने क्या बोला है कि एमएमएफ हमें वैरी इस तरह से करना है कि तुम्हारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या बन जाए, साइनसोइडल, या फ्लक्स क्या बन जाए, साइनसोइडल। तो हम ये जानते हैं कि फ्लक्स इज एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, रिलक्टेंस इज कांस्टेंट, तो एफ मस्ट वेरी साइनोसोइडली विथ थीटा। अगर एफ थीटा के साथ साइनोसोइडली वेरी करता है तभी तुम्हारा फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी थीटा के साथ साइनोसोइडली वेरी कर पाएगा। अब बात है ऐसा काम कैसे करें। अब फील्ड वाइंडिंग में देखो करंट तो एक ही होता है और वो करंट भी होता है डीसी। पहली बात ये समझो, सिंक्रोनस मशीन की फील्ड वाइंडिंग डीसी है तो फील्ड वाइंडिंग का जो करंट होगा वो साइनोसोइडल नहीं हो सकता, वो तो एक कांस्टेंट करंट है। लेकिन फिर भी एमएमएफ तुम्हें साइनोसोइडल चाहिए, किसके अगेंस्ट, थीटा के अगेंस्ट। एमएमएफ दो चीजों से बनता है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट से। अगर करंट फिक्स है तो क्या चेंज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगला पॉइंट ये लिखना, सिंस द फील्ड वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन is excited by DC current, we need to change the number of turns across the rotor periphery in order to vary MMF of the field winding, MMF of the field winding। अब देखो मैक्सिमम फील्ड कहां मिलनी चाहिए, डी एक्सिस पे, और मिनिमम फील्ड कहां मिलनी चाहिए, क्यू एक्सिस पे। ये बात क्लियर है। अगला पॉइंट ये लिखना, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी शुड बी प्रेजेंट अलोंग डी एक्सिस एंड जीरो फ्लक्स डेंसिटी शुड एग्जिस्ट अलोंग क्यू एक्सिस, अलोंग क्यू एक्सिस। अब बात है डी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कॉइल बनाएगी। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर वर्टिकल है उसके लिए करंट कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये वाली जो कॉइल है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगी, देखो इधर से डॉट इधर से क्रॉस, ये बनाएगी वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है। अब ये वाली कॉइल देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर बनेगी ऐसे। जो भी कोई कॉइल लोगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ही आएगी। एक पॉइंट ये लिख लो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल ऑलवेज लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। सो द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग डी एक्सिस is actually produced by the coil lying along q axis. Magnetic field along d axis is produced by the coil lying along d axis। और देखो इसको विजुअलाइज करने का तरीका ऐसे है, अगर ये एक मेरी कॉइल है, ठीक है, करंट आगे से राइट जा रहा है पीछे से लेफ्ट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, अपवर्ड्स। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जो भी कॉइल होती है वो खुद से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें डी में चाहिए तो एक कॉइल कहां होनी चाहिए, क्यू एक्सिस पे। अब मैंने ये बोला डी पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और ये किससे बन रही है, क्यू एक्सिस वाली कॉइल से। तो मैं ये कहूंगा क्यू का जो एमएमएफ है वो मैक्सिमम हो। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एमएमएफ के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर डी वाली मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए तो क्यू पे रखी हुई कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स मैक्सिमम लेने पड़ेंगे, और अगर क्यू पे जीरो चाहिए तो डी वाली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जीरो।
और वैसे भी देखो डी एक्सिस पे कोई कॉइल थोड़ी ना है, तो बात सही है। क्यू एक्सिस पे अगर तुम्हें जीरो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो डी पे कोई कॉइल होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी कॉइल डी पे होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस पे लाई करेगी, क्यू पे। तो अगला पॉइंट ये लिखना, या चलो ये तो हम लोग लिख चुके हैं, तो अगला पॉइंट ये लिखो, फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड along d axis the number of turns in the coil along q axis should be maximum. The number of turns in the coil along q axis should be maximum, and for zero magnetic field along q axis the number of turns in the coil along d axis should be zero, which means there is no coil present at d axis, which means there is no coil present at d axis. तो हम कहते हैं q एक्सिस पे टर्न्स ज्यादा रखो और d एक्सिस पे टर्न्स कम रखो, लेकिन देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो एक डिस्क्रीट नंबर होता है, बात समझ रहे हो। नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे थोड़ी हो सकते हैं 1.01 1.02। तो हम आइडियली ये चाहते हैं कि एमएमएफ ऐसे वेरी करे या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी करे, बी वर्सेस थीटा, कहां पे जीरो रहे, क्यू एक्सिस पे, और कहां पे मैक्सिमम रहे, डी एक्सिस पे। लेकिन ऐसे वेरी नहीं कर पाती क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डिस्क्रीट होते हैं, तो ये स्टेप्ड वेवफॉर्म बनती है। तो साइनोसोइडल का बस अप्रोक्सीमेशन मिल सकता है, कभी भी एग्जैक्ट साइनोसोइड नहीं मिल पाएगा। तो एक ये वाला पॉइंट लिखना, सिंस द नंबर ऑफ टर्न्स आर ऑलवेज डिस्क्रीट, since the number of turns are always discrete, we can increase the number of turns as natural number, and hence the flux density obtained cannot be smooth or sinusoidal, but it is a stepped waveform which is approximately sinusoidal, ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि यहां पे जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की वेवफॉर्म आती है वो साइनोसोइडल नहीं होती, क्या होती है, स्टेप्ड। और कोई पूछे स्टेप्ड क्यों होती है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्न्स साइनोसोइडली वेरी करने चाहिए थे, लेकिन सिंस नंबर ऑफ टर्न्स डिस्क्रीट हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स डिस्क्रीट होने के कारण हम उसे साइनोसोइडली वेरी नहीं कर पाते। तीसरी बात कि एमएमएफ वेरी होना चाहिए साइनोसोइडली, उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स साइनोसोइडली वेरी होने चाहिए, बट डी एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कॉइल बनाती है, क्यू एक्सिस, इसीलिए क्यू एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स लिए जाते हैं और डी एक्सिस पे 0 टर्न्स लेते हैं। और इसको हम ये भी कह देते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो एमएमएफ से 90 डिग्री लैग करती है। कहने का मतलब ये हुआ जहां करंट ले रहे हो उससे 90 डिग्री पे क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी जिस पॉइंट पे करंट है उसी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट और परपेंडिकुलर टू द कॉइल, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो एप्लीकेशन करके, दीज रोटर्स आर यूज्ड इन हाई स्पीड जनरेटर which are driven by steam turbine and are called as turbo generator और turbo alternator, ठीक है, टर्बो जनरेटर और टर्बो ऑल्टरनेटर। तो कभी भी अगर टर्बो जनरेटर वर्ड यूज हो तो समझ जाना सिलेंड्रिकल रोटर है, और हाइडल ऑल्टरनेटर या हाइडल जनरेटर वर्ड यूज हो तो समझ जाना सेलिएंट पोल है। सेलिएंट पोल में ज्यादा पोल्स कम स्पीड, सिलेंड्रिकल में कम पोल्स ज्यादा स्पीड। सेलिएंट पोल का डायमीटर ज्यादा लेंथ कम, सिलेंड्रिकल का डायमीटर कम लेंथ ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए और बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम भी याद रखोगे तो भी चलेगा। मेजर पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए वो ये कि सिलेंड्रिकल रोटर में चारों तरफ एयर गैप बराबर आता है
और सेलिएंट पोल में डी एक्सिस पे मिनिमम और क्यू एक्सिस पे मैक्सिमम। इसी वजह से जब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, जब हम एनालिसिस पढ़ेंगे, तो सिलेंड्रिकल और सेलिएंट पोल का एनालिसिस अलग अलग पढ़ा जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर एयर गैप का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, वो सब बातें करेंगे जब हम सिंक्रोनस मशीन के एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमएफ के बारे में। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट मेजरली अपना यहीं तक होता है, बट अगले से हम लोग बात करेंगे कि ईएमएफ कैसे निकाला जाए सिंक्रोनस मशीन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।